तो प्रैक्टिकल माने लेंगे ना पेपर के अंदर जो पास करता उधर ये इतना बड़ा सवाल आया नहीं था, तो पेपर में जो सवाल आया था ना वो तुम लोग ये देखना कि जो सैंपल साइज है ना वो रैंडम सैंपल है, ये 40 की वजह 5 होगा या 10 है, इससे ज़्यादा का होगा नहीं, तो समझ लो 10 है, क्योंकि हमें पेपर में टाइम कम होगा ना, 2.5 घंटे का पेपर और लैब भी करनी, तो सैंपल साइज कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये साइज भी होगा, ये ठीक रखा जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब पेपर के अंदर ना जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि सवाल यही हो, पहला प्रैक्टिकल जो है ना यही आएगा, और उसके बाद हम फिर कुछ कह भी नहीं सकते कि मुश्किल आती है, कि पहला प्रैक्टिकल हर एक को आना भी चाहिए। लेकिन फर्क वो ये कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जगह पॉइसन दे सकते हैं या नॉर्मल दे सकते हैं कि कोई और डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये फर्क हो सकता है। लेकिन पास पेपर में मैंने देखा आ था रहा है एक्सपोनेंशियल ही आई थी, तो हम एक्सपोनेंशियल को ही देखते हैं, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं कि हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल में हम देखते करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर चीज लिखी हुई है ना उसको देख के हम काम करेंगे। देखो हमें ना रैंडम नंबर बनाने होते हैं। जब हम शुरू में फर्स्ट ईयर में थे तो हम रैंडम नंबर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये है कि ना डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए रैंडम नंबर निकाले। अब तुम्हें ना डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल आए तो तुम्हें पता हो कि इसका पीडीएफ है, और फिर ना उसका सीडीएफ निकालना। अब सीडीएफ से निकालने का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है कि इंटीग्रेशन और अपर लिमिट एक्स हो जाती है। अब यहाँ पे स्टेप इस तरह हो रहा है कि हमने अपर लिमिट एक्स कर दी, लेकिन अब अपर लिमिट और ये हमारा वेरिएबल जो है ना यहाँ पे दोनों सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको टी कर देंगे और यहाँ पे डी टी कर देंगे जब इंटीग्रेशन करें। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से कि ये याद भी रख सकते हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल है, तुमने एग्जैक्ट लिखना है, ये डायरेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसका स्टेप बीच में है, लेकिन वो हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो चीज़ चाहिए ना वो ये चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह आई है कि समझो कि यहाँ से हमने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया कि इंटीग्रेशन के बाद ये फॉर्म बनी, और हमने फिर करा ये कि ई को अलग कर दिया, मतलब प्लस में जैसे यहाँ, और 1 - एफ एक्स हो गया। अब ये ई खत्म करना था, ई खत्म करने के लिए हमने लॉग अप्लाई करा। लॉग अप्लाई जब हम करते हैं तो ई खत्म हो जाता है, इसलिए ये -x/थीटा आ गया और उधर ln आ गया। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली इसी तरह, मतलब थीटा को उधर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस साइन उधर भेज दिया, मतलब देखो थीटा और माइनस साइन इधर आ गया, बाकी ऊपर वाली चीज वैसे ही है, तो ये हमें फॉर्म मिल गया। अब थीटा की वैल्यू गिवन थी 10, तो वो लिख दिया हमने। अब ये जो यू है ना इधर, ये रैंडम नंबर है, तो इस पूरे फॉर्मूले में हम रैंडम नंबर डालेंगे कैलकुलेटर में। इस तरह लिखना है कि 10 माइनस का 10 ln 1 माइनस रैंडम नंबर, इस तरह हम करेंगे। तो हम रैंडम नंबर निकालेंगे। पहला काम ये है कि देखो हमने अब तक जो करा था फर्स्ट ईयर में उसमें तो डायरेक्ट रैंडम नंबर निकाल के हम करते थे। अभी इधर सिर्फ एक इशू आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दी जाएगी उसका तुम्हें पीडीएफ याद होना चाहिए, और उस पीडीएफ पे तुम पीडीएफ बनाओगे। तो मैं एक शॉर्टकट ये बता देता हूँ कि भाई शॉर्टकट इस तरह कर लो कि पीडीएफ याद नहीं रखो, डायरेक्ट पीडीएफ याद कर लो। ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ याद रख लो, या डायरेक्ट एटलीस्ट ये वैल्यू याद रख लो जिसके अंदर तुमने रैंडम नंबर डालना है, ताकि तुम अगर ये स्टेप नहीं भी कर पाए तो एट द एंड तुम्हारा काम तो हो जाए, मतलब पासिंग मार्क्स ही मिल जाए। तो हमने इसमें अब रैंडम नंबर डाल के वैल्यूज निकाली। तो अब जो हमें बोला गया था ना कि 40 ऑब्जर्वेशन के लिए करना है, तो यहाँ तो 40 तक किया गया, लेकिन सपोज फिर हमने 10 तक ही करा है, क्योंकि पेपर में 10 तक का ही आएगा, 40 का आएगा नहीं। तो 10 तक आया था, तो फॉर्मूला जो हमने ऊपर ड्राइव करा था जो कि था ना -10, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर हमने ये यू की जगह से रैंडम नंबर डाला है, तो हमें मिल गया। अब जो भी वैल्यूज आई ना हमारी, वो जैसे ये आई 9.10, इस तरह करके हमने 10 बार निकाली, और फिर दोबारा 10 बार निकाली, और फिर दोबारा 10 बार निकाली। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमें ऊपर सवाल में बोला गया था कि सैंपल साइज हमारा 3 है। ऊपर सवाल में बोला गया सैंपल साइज 3 है, अगर साइज 4 था तो हम एक्स 1 2 3 4 हम 4 बनाते, जब 3 था तो हम 3 तक कर रहे हैं।
उसके बाद हमने क्या करा, 3 तक बना लिया, उसके बाद समीशन निकाल लिया, मतलब इन तीनों वैल्यूज का सम। इस तरह करके हमने सबका निकाला सम। अब ये निकालने की वजह थी कि ऊपर सवाल में हमें बोला गया था यहाँ पे तो सम निकालना है। ठीक है, सम भी हमने निकाल लिया। सवाल में जो चीज़ हमने हमें बोली गई थी हमने वो सब कर ली शुरू में। 40 सैंपल बोले थे हम, या 10 बोले जाएंगे, जितनी बोले जाएंगे वो हम बना लेंगे। साइज बोला जाएगा और वो पीडीएफ के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन का हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला जिसमें हम रैंडम नंबर डालेंगे और फिर हम सबको ऐड कर देंगे। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या करना है। आगे ना हमें ये करना है कि रेंज बतानी, रेंज। अब रेंज इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है साइज ऑफ क्लास इंटरवल का, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कभी। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ये है कि रेंज अपॉन 1 प्लस 3.3 लॉग और एन, मतलब जितने तुम्हें बोले जाएंगे। जैसे पेपर में 10 का आएगा तो तुम यहाँ पे 10 होगा लिख दोगे, ठीक है। और रेंज जो भी आएगी, रेंज इस तरह आएगी कि जैसे हम पेपर को कंसीडर करके कर रहे हैं, तो ये देखो, ये 10 है, सही है, और ये 3 तक है ना, यहाँ तक 3 तक बनानी। इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, इनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू तुमने देखी। तो लोएस्ट वैल्यू जो हमें नजर आ रही है जैसे ये आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो रेंज बनेगी वो लोएस्ट वैल्यू हम देखेंगे और एक मैक्सिमम देखेंगे। मैक्सिमम नजर आ रही है 28 आ रही है, ये 41 है। तो 41 हमें नजर आ रही है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो रेंज आ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो साइज होगा वो 10 होगा, तो इसलिए 1 प्लस 3.3 लॉग 10 कर देंगे। तो जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल मिल जाएगा। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल मिलने के बाद हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल बनाने का तरीका ये है कि जो लोएस्ट वैल्यू थी ना हमारी, वो 1 थी, ठीक है। अगर 1 नहीं भी थी, अगर वो 1 नहीं भी थी, जैसे हमने यहाँ 1 लिखी है ना, सपोज करो 1.2 थी, तब भी हम ना क्लास इंटरवल 1 से ही बनाएंगे, क्योंकि ना हमने हमेशा ऐसा नंबर लेना है जो कि मतलब पॉइंट में ना हो। तो हम क्या करेंगे, 1 से ही बनाएंगे। अगर 1.2 भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, लेकिन अभी 1 है वैसे ही, तो हमने 1 से बनाया। अब जो साइज आया है ना, उसका मतलब है कि पहला तो हमें मिल गया 1, लोएस्ट होता है वो, और साइज में जो आया वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी का डिफरेंस जो आया है ना, डिफरेंस क्या है, 6 का है, 1 और 7 में 6 का डिफरेंस है। तो उसी के डिफरेंस से मतलब हम यूं करेंगे, अगर यूं डिफरेंस हम बात करें 8 - 1 तो वो 7 आ रहा है। इस तरह हमने 7 डिफरेंस रखना है साइडों का जब हम माइनस करते हैं। तो हम यूं बनाते जाएंगे लाइन्स। तो क्लास इंटरवल हमने बना लिए। अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरह आएगी कि जो भी हमारी इंटरवल के दरमियान वैल्यू लाई करी है ना, वैल्यूज में जो कि हमने ऊपर बनाई है सारी, तो वहां से देखेंगे 1 से 7 के दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही है। अगर 1 आ रही है, जितनी वैल्यू हम लिख देंगे वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास बाउंड्री इस तरह बनेगी कि हम इस वाली वैल्यू में से ना, जो 1 की है, मतलब इस साइड वाली है, इसमें से 0.5 माइनस कराएंगे और अगली वाली में 0.5 ऐड कराएंगे। तो इस तरह हम करते जाएंगे। तो हमारी क्लास बाउंड्री की निशानी ये है कि ना, ये वैल्यू सेम हो जाएगी, 7.5 और 7.5 यूँ, अगर हम यूँ आए ना यूँ, तो ये सेम हो रही है। पहले अगर हम देखें सेम नहीं थी, तो ये क्लास इंटरवल था, और ये क्लास बाउंड्री इसमें हमने खुद सेम करी है प्लस माइनस करके, जो कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर अपर क्लास बाउंड्री का कॉलम बना। अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं क्लास बाउंड्री की सबसे बड़ी वैल्यू, वो हमने लिखी। और फिर ये एफ एक्स है। अब ये एफ एक्स ऐसे आया, 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर अपर क्लास बाउंड्री अपॉन थीटा। अब ये याद रखना तुम्हें कि 1 माइनस कैपिटल एफ एक्स जो तुम्हारा 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर में माइनस है, और अपर क्लास बाउंड्री यहाँ पे यू लिख देता हूँ अपर क्लास के लिए, और नीचे थीटा, जो थीटा की वैल्यू 10 वो हमने रखी है। तो हमें इस तरह फ्रिक्वेंसी भी मिलती चली गई। अब ये जो फ्रिक्वेंसी का चेंज है डेल्टा एफ, डेल्टा एफ इस तरह होता है कि पहली वैल्यू ना हमने सेम रख दी, फिर दूसरी वैल्यू ना इन दोनों का डिफरेंस रखा, इन दोनों का सेकंड वैल्यू तो फर्स्ट वैल्यू से माइनस कराया, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 0.24, तो हमने डेल्टा एफ लिख दिया।
उसके बाद ई जो है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी ना हमारी 40 थी जैसे इस सवाल में, लेकिन अगर हम लैब में देखेंगे तो 10 होगी। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, एफ कैपिटल एफ एक्स को टोटल फ्रीक्वेंसी से। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे 10 है 40 है जो भी है, तो कराइए तो हमें ये आ गया है। इधर 40 थी तो मल्टीप्लाई कराया तो हमारे आ गई ये वाली वैल्यू। अब ये फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर टेस्ट का। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट में हम करते ये हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट में हम करते हैं ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट में ये करते हैं। ऑब्जर्व क्या थी, ये थी हमारी, जैसे ये ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व का कॉलम ये, एक्सपेक्टेड का कॉलम ये है, जैसे 21, तो इस फॉर्मूले में हमने डाली। अब ये जो जिसने रेड करा हुआ है ना, ये इसलिए करा हुआ है कि काई स्क्वायर टेस्ट में जब भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना 5 से कम आ जाती है, तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करते, मतलब जीरो कर देते, उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, यहाँ जीरो होगा। और फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे सम कर लेते हैं सबका, चाहते इन भी वैल्यूज को हटा के। ये चारों वैल्यू जीरो होंगी, पांचों जो 5 से कम है। हाँ ये चारों वैल्यू, हाँ ये चारों वैल्यू जीरो होंगी। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, अच्छा। ये भी जीरो होगा, सब जीरो। क्योंकि 5 है ना, 5 से बड़ी होगी तभी हम करेंगे काउंट। ठीक है, मतलब तभी हम उसकी वैल्यू स्टेप्स के फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूला है। तो हमारी जो वैल्यूज होंगी ना, कहाँ तक होंगी, ये होंगी 21 और 64 बस। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 80। ये हमारा काई स्क्वायर जो है वो 85 होगा। ये लैब में मिस्टेक है, ठीक है। तो काई स्क्वायर हमारा 85 है, ठीक है, ये मैंने मिस्टेक करी थी बताने की। अब हमारा स्टेप 1 क्या है, हमने पिछले सेमेस्टर में एमएस में ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी थी। उस टेस्टिंग में ये होता था कि हम ना दो कंडीशन लिखते थे। ये सिंपल होता है यार, कि जैसे प्रिडिक्शन होती है ना कि या तो होगा या तो नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि जो टी है, टी मतलब हम एक, सपोज करो हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है, फॉलो, हमने दो स्टेटमेंट लिखी। अब हमें प्रूव करना है फॉलो करता भी है या नहीं करता। तो हमें अल्फा की वैल्यू सवाल में गिवन थी 0.25, काई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 85, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 85 वैल्यू आ गई। अब ये टैबुलेटेड वैल्यू जो लिखे हैं ना स्टेप 4, टैबुलेटेड वैल्यू ऐसे आई है, पाई स्क्वायर के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस होता है, मतलब के माइनस 1, इसको हम समझेंगे के माइनस 2 आएगा। तो पाई स्क्वायर टेबल में हमने 2 पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यू निकाली। जो हम वैल्यू निकालेंगे ना वो यही आएगी। अब या तो अपने साथ टेबल ले जाओ, ठीक है, टेबल से देख लोगे दादा है पेपर में ना 5 3 रखा जाएगा, मतलब रैंडम सैंपल को हो सकता है कि कम कर दे, लेकिन जो 5 है ना वो 3 रखा जाएगा। तो इस वजह से, जब भी 3 होगा ना हमारा, तो हमने डायरेक्ट यही वैल्यू लेनी है, हमें टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। वरना अगर 3 के अलावा कुछ और आया तो हम फिर देखेंगे टेबल। लैब यहाँ का पे तो एक लैब का तो एक क्वेश्चन आएगा यार, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कह रहे थे,
मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन आएगा लैब का, तो कोई ऐसी मतलब ट्रिक नहीं है कि पता चल जाए कि ये ही आना है। इतनी मेहनत, इतने 10 प्रैक्टिकल है यार, मतलब के 8 प्रैक्टिकल है। कुछ कह रहा था कोई तो बता दे। तुम कंटिन्यू करो बस। चलो ठीक है। तो ना हमने टेबुलेटेड वैल्यू निकाल ली। अब हमने हमारा स्टेप 5 होता है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आ गई तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी। हिस्टोग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमने क्लास बाउंड्री बनाई थी ना, उसी को देखते हुए क्लास बाउंड्री हमारी ये थी, पहली क्लास बाउंड्री भी दूसरी। अब उस क्लास बाउंड्री पर जो जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही थी ना, उसी फ्रीक्वेंसी से आवाज मेरी कट रही है क्या? चलो अब मैं अ, बताता हूँ कि पहले कट रही थी, अब नहीं कट रही, सही आ रही है। तो मैंने करा ये कि क्लास बाउंड्री जो थी ना मेरी, वो लिखी है पहली, दूसरी, तीसरी, और फिर जो जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी ना उसके ऊपर, वो फ्रीक्वेंसी वहां से ऊपर मैं जाता हूँ, दिखा दूँ। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई, ये फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ से देख। ठीक है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल हो गया, हिस्टोग्राम बनाना था और ये करना था। इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ। अच्छा, जो टेबुलेटेड वैल्यू जो निकालनी थी, जिसका तुमने बोला था 3 पॉइंट, जो सैंपल साइज 3 होगा तो उसको 3.810 लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूले में जो एक्स स्क्वायर है, वो कौन सी वैल्यू है? वो हमारी आई है जो हमने सबमिशन करके निकाला है ना। बताता हूँ, ये जो है ना, फॉर्मूला लगा के ये जो आया। ये तो 85 है, ये तो। हाँ ये है ना एक्स, ये एक्स हम्म। स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। भाई असल में ना दोनों एक्स स्क्वायर ही हैं। बस फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि एक कैलकुलेटेड है और एक टेबुलेटेड है। कौन से टेबल में टेबुलेटेड लिखेंगे? का टेबल मिल जाएगा दुकान पे ना, जब पेपर होगा जिस दिन। और हम्म। यूट्यूब, वो गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें, अगर पाई स्क्वायर टेबल नाम है इसका, मिल जाएगा अच्छा, तुम्हें। ठीक है। मैं बोलो तो दिखाता हूँ तुम्हें गूगल पे ना कि किस तरीके से निकालते हैं। नहीं, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। देख रहा हूँ मैं टेबल ना, ताकि पता चल जाए यार। अच्छा, आते हैं जो पुराने पास में आए हुए हैं, ये लैब्स जो देखो आई नजर हुई आ हैं। रहा होगा। हाँ, आ रहे, दिख रहे। क्रिटिकल तो वैल्यूज ऑफ देख रहे हो ये 3 पॉइंट क्या आ रहा है? 3.841। हाँ यही तो आ रहा है। हाँ। और अगर तुम्हें साइज बढ़ा के देते हैं, ये मतलब 4 देते हैं, तो तुम फिर आगे इस वाले को देखोगे, टू अच्छा, 5.99 वाले को देखोगे। सही है। ठीक है। ये टेबल मिल जाएगा तुम्हें यहाँ वहां से ना, दुकान पे जो फोटो कॉपी की है, तो इसका मसला नहीं है।
अब हम लैब 2 पर आ जाते हैं। अच्छा आते जो अच्छा, पेपर पास पेपर की जो लैब आई है ना, हाँ वो उस लैब के अंदर इतना काम था भी नहीं, और वो बिल्कुल सिंपल थी। उसके अंदर बताता हूँ करना क्या था। देखो, उस लैब के अंदर हमने क्या करना था, 10 सैंपल बनाने थे जिस तरह ये है, ठीक है। ठीक है। और इन सैंपल का ना हमने सम निकाला, ठीक है, जिस तरह यहाँ निकाला है। और फिर वहां ठीक पे है। एक और कॉलम बनाना था एक्स बार का, मीन के लिए, ठीक है। एक्स बार का एक कॉलम बना दिया। अब एक्स बार हर एक वैल्यू का निकालना होगा। जैसे 1 है तो इसका एक्स बार कैसे निकलोगे, कि 23 को डिवाइड बाय 3 कर दोगे। 3 सैंपल है ना तुम्हारे, ठीक है। ठीक है। इस तरह करके तुमने हर एक का एक्स बार निकाल लिया। अच्छा ये एक्स जो बार निकालने के बाद, हाँ 30 वैल्यूज जो है ये रैंडम वैल्यूज हैं क्या? हाँ, रैंडम वैल्यूज हैं, लेकिन एक फॉर्मूले में डाला है। जो हमने फॉर्मूला ऊपर पीडीएफ पे ड्राइव करा था ना, ये वाला, इस हम्म। फॉर्मूले में हमने डाला रैंडम नंबर यू की जगह। अच्छा। तो ये लैब 1 हो गई। अब हम 2 पे आ जाते हैं। उसका बता रहे थे तुम पास पेपर में जो आई हुई है लैब। पास पेपर में यही आई है कि ना हमने मीन निकालना है सबका, ठीक है। हम्म। मीन निकालना है, और हमें सवाल में एक मीन गिवन है, तो वो उसका अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आएगा। मतलब सवाल में 5 ही लिखा हुआ था ना मीन, तो हम जब निकालेंगे हमारा 6 आएगा या 5.5 आएगा, तो हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो बस प्रूफ करना था कि मीन जो है ना सैंपल का, जो भी हम रैंडम नंबर से निकालेंगे किस तरीके से, इसका मीन और वो जो हमें सवाल में गिवन होगा वो दोनों बराबर आएंगे। बस ये प्रूफ करना था। वो बिल्कुल बच्चों वाली लैब। बाकी एक ही पेपर में आया हुआ है ना? 2020 में, लेकिन यार हम उसके आसरे पर थोड़ी बैठ सकते हैं कि हमें भी वही लैब मिलेगी। हमें हाँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब लैब 2 के अंदर ना समझो सवाल सेम है, बस नॉर्मल पॉपुलेशन आ गया एक्सपोनेंशियल की जगह, ठीक है। नॉर्मल आ गया, तो इधर तुम्हें नॉर्मल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखो, ये नॉर्मल का फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना है। लैब 1 का मैं ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन लैब 2 और लैब 1 तकरीबन सिमिलर है, तो फिर मैं पहले लैब 2 कर लेते हैं। भाई देखो, लैब 1 और लैब 2 में फर्क क्या है। फर्क मैं बता देता हूँ क्या है। फर्क ये कि यहाँ नॉर्मल है, वहाँ एक्सपोनेंशियल था। कोई और फर्क नहीं है ऐसा। सवाल सेम है। तो मैं यही बोला था भाई, पेपर में तो हम हमारे साथ यही करेंगे कि किसी बंदे को लैब में नॉर्मल दे देंगे, किसी को एक्सपोनेंशियल दे देंगे। मेरा जहाँ तक आइडिया है, शुरू की 2 लैब सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की लैब में सारी बेकार मुझे लगी। ये 2 लैब जो है ना, ये मेन है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोनेंशियल दोनों में से कोई एक किसी पे भी आ जाएगा। तो हम इसमें नॉर्मल दे दी गई है हमें। और पेपर के अंदर ना 10 सैंपल बोल देंगे। जैसे इधर 40 है तो उधर 10 बोलेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे होगा, ठीक है। अब हमें 10 उसकी बोल ये दिए भी गए। उसमें ये भी बात है ना कि पेपर में लैब करेंगे या थ्योरी, तो लैब तो छोटी होगी। हाँ, लैब 10 सैंपल की होगी, लैब आधे घंटे में हो जाएगी। बाकी 2 घंटे में तुम्हें 5 सवाल करने होंगे। वो भी हो जाएंगे, अगर किसी को आते होंगे तो 15 मिनट में एक सवाल आराम से होता है। तो अभी ये तुम्हें नॉर्मल का फॉर्मूला याद रखना है। पीडीएफ है, ठीक है। अब यार इसका सीडीएफ जो है ना, ये मिस ने करवाया नहीं था, मतलब छोड़ दिया था ना ऐसी। तो पीडीएफ मैंने भी फिर निकाला नहीं, और ना मुझे नेट पे कहीं सही से मिली वीडियो, जिसकी वजह से ना मैं मतलब इसमें फंस गया हूँ। तो मैंने इसका जुगाड़ निकाला कि मैंने आगे जो कुछ वैल्यूज हैं वो मैं रट्टा लगाऊंगा। वजह यह है कि ना पीडीएफ में ड्राइव नहीं कर पाया काफी मेहनत के बाद भी। अगर किसी के पास हुआ है तो वो मुझे भेजे तो बेहतर है, ताकि मैं देख लूँ। लेकिन ये नहीं हुआ था आगे ना। अब आगे एक टेक्निक थी, वो इस तरह थी कि हमें पता है जेड की वैल्यू, जेड इज इक्वल टू, यू माइनस सिग्मा होता है ना, देख लेता हूँ। नहीं, एक्स माइनस यू और फिर सिग्मा। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस यू और नीचे सिग्मा। ये जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, हमने करा क्या है।
देखो हमने क्या करा है, ये जो रैंडम नंबर है ना, इस दफा रैंडम नंबर डायरेक्ट कैलकुलेटर से रैंडम नंबर निकालें। इस दफा ना हमने वो नहीं करा कि ये नॉर्मल के सीडीएफ में हम जाते, डायरेक्टली रैंडम नंबर हमने निकाल दिए। ठीक है। अब जितने भी रैंडम नंबर आए ना, इनको हमने टेबल से देखा, जेड टेबल में। तो जेड टेबल से देखा हमने। अब जेड टेबल कैसे देखते हैं, ये मैं बताता हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ यार एक काम से, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। बैटरी। हाँ मैं आ गया हूँ। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जेड, तो मैं ये बता रहा था कि जो जेड की वैल्यू है ना, हमने इस तरह से देखी है कि, हाँ मैं ये बता रहा था कि जेड की जो वैल्यू है ना, हमने टेबल से देखी है, जेड टेबल से। जेड टेबल भी तुम्हें फोटोकॉपी वाली दुकान से मिल जाएगा। तो मैं उसका आया था जेड टेबल के ऊपर।
शो हो रहा है नहीं Z टेबल? हाँ हो रहा है शो। हो रहा है तो देखो Z टेबल ना, ये यहाँ पे वैसे भी नेट पे पूरा नहीं आ रहा। अगर मैं इसको डाउनलोड इमेज करूँ, सेव इमेज है, तो अगर मैं शेयर करता हूँ तो आप देखो तुम्हें Z टेबल नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। हम्म। ठीक है, तो अब तुम्हें Z टेबल नजर आ रहा है। तो Z टेबल ना अभी भी ये पूरा नहीं है। Z टेबल एक बहुत बड़ा टेबल होता है। मिसाल के तौर पे ना, तुम्हारी जैसे वैल्यू थी, जैसे हमने रैंडम नंबर तुमने निकाला कैलकुलेटर से ना, सपोज करो तुम्हारा रैंडम नंबर आता है 0.7, 0.59 आता है, जो यहाँ पे रेड कलर से हुआ हुआ है। ठीक है, तो तुमने ना वो रैंडम नंबर यहाँ पे ढूंढना होगा Z टेबल के अंदर खुद। और जब तुम ढूंढ लोगे ना, तो तुम Z वैल्यू उसकी ऐसे लिखोगे कि पहले 0.2 लिखोगे, 0.2 लिखोगे, और फिर ऊपर की साइड से लिखोगे 0.5 भी है, तो 0.25 लिख दोगे तुम उसकी वैल्यू। जैसे अगर तुम्हारा आता है 0.59 आता है। अब इसमें एक और बात है कि 0.59 अगर आता है, तो तुम ना लोएस्ट वैल्यू को टारगेट करोगे, जैसे 0.5910। लेकिन अगर पॉइंट में और आगे वैल्यू आती है, जैसे 0.5987, तब तुम इसको देखोगे। तो इसमें ये भी होता है कि अगर तुम्हें सिर्फ 59 मिला हुआ है तो तुम लोएस्ट को टारगेट करोगे। अगर 59 की अगर पॉइंट है तो तुम्हें एग्जैक्ट मिल जाएगी यहाँ से। तो तुम्हें खुद ढूंढना है, इसमें टाइम लगता है। तो ये मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि हम लोग के पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम देखें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें 10 सैंपल के लिए करना होगा, तो फिर हम कर सकते हैं। 40-50 के लिए तो पूरे 2 घंटे चाहिए। तो मैं वापस प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। तो जैसे हमारा रैंडम नंबर था ये 0.57, तो इसको हमने Z टेबल पे देखा। इस तरह करके ना Z टेबल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, जिसके अंदर माइनस में भी वैल्यूज होंगी और प्लस में भी होंगी। और ये हमें मिल जाएगा वहां से, फोटोकॉपी वाले के पास होता है। मैंने अभी जो लैब हुई थी एक, उसके अंदर भी मैंने लिया था, लेकिन उस टाइम यूज नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही होता है। Z टेबल हो गया, खाई स्क्वायर टेबल हो गया, दोनों लाजमी लेने पड़ेंगे। तो हमने रैंडम नंबर निकाले, Z की वैल्यू निकाल ली Z टेबल से। उसके बाद हमने X की वैल्यू ऐसे निकाली है कि जब हमें Z की वैल्यू मिल गई ना, हमें एक फॉर्मूला पता था, ये वाला, Z = X - μ/σ। तो हम X की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि सिग्मा को Z से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, और फिर म्यू उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो Z सिग्मा प्लस म्यू = X। ठीक है, अब Z की वैल्यू हमने निकाल ली टेबल से। म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है। मैं ऊपर आके दिखाता हूँ कहाँ गिवन। देखो सवाल में म्यू भी गिवन है जो कि 10 है, और सिग्मा भी गिवन है। तो इस तरीके से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने X की वैल्यू भी निकाल ली। X की वैल्यू निकालने के बाद इनका समीशन निकाला X की वैल्यूज का, जिसको हम T कहते हैं, ये भी हमने निकाल लिया। तो ये बिल्कुल सिंपल चार्ट था, हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, और पिछले सवाल की तरह ना हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी, जिसको हम कहते हैं रेंज का फॉर्मूला, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला। ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। वो हमने लगाया जो लैब 1 में लगाया था, ये वाला फॉर्मूला। ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम भी कैसे देखते हैं ये मैं बता चुका हूँ, ये हमने निकाल लिया। पेपर में अगर 10 हुआ तो हम इधर लॉग के साथ मल्टीप्लाई में 40 की जगह 10 लिख देंगे। जैसे यहाँ तो 40 लिखा हुआ था, लेकिन हम 10 कर देंगे। उसके बाद हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाने ये भी मैं बता चुका हूँ, कि लोएस्ट वैल्यू ही लिखते हैं हम। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू हमारी ये थी, तो 6.05 थी। तो हम चाहें तो 6 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमने लोएस्ट लिखनी है। 6.05 की जगह 6 भी लिख सकते हो। इसमें कोई इशू की बात नहीं है कि इस लैब में इस तरह हुआ है, कोई मसला नहीं होता उससे। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हम देख लेंगे उधर से। क्लास बाउंड्री हम बना देंगे 0.5 माइनस करके, 0.5 ऐड करके, और अपर क्लास बाउंड्री जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है वो लिख देंगे उस तरह करके। अब अपर क्लास बाउंड्री जो है ना, यहाँ पे एक्स का काम करेगी, मतलब हम इसको एक्स कंसिडर करेंगे, और हम अब जेड निकालेंगे दोबारा। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। अपर क्लास बाउंड्री जैसे दिमाग में रख लो कि 13 है। ठीक है,
अब हमारा ऊपर वापस काम है, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। अब अपर क्लास बाउंड्री को हम x समझते हैं और हमने z निकालना है, तो हमें z निकालना है ना, तो z इज इक्वल टू, वो हमारी थी 13 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन मैं 13 समझता हूँ। और मीन और वेरिएंस से हमें, ये जो म्यू है ये शायद 10 था, और हमारा जो सिग्मा था वो हमारा 5 था, तो z हम निकाल लेंगे। z आ गया है। अब यहाँ पे जो एफ जेड है ना, ये सी डी एफ इसके लिए यूज किया जाता है। अब सी डी एफ हम लोगों ने नहीं निकाला क्योंकि हमें नहीं आ रहा, तो ये जो 3 वैल्यू हम याद कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि अब हम सी डी एफ ड्राइव करना सीखें, उतनी क्वारी लगाएं, उससे बेहतर है कि याद कर लो। और याद करने में मैं एक बात ये बताऊंगा कि कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा रैंडम नंबर का काम है। हमें कोई ये नहीं बोल सकता कि वैल्यू कहाँ से आई है, कोई चेकिंग इस तरह की नहीं होती, सबको पता है। तो हम ये 3 वैल्यू याद कर लेंगे। और डेल जो पिछले लैब 1 के अंदर हमने याद नहीं करनी, हर लैब में नहीं याद करनी, जिसमें मजबूरी है उसमें करनी है, इधर मजबूरी थी हमारी। डेल्टा आई एफ निकालना मुझे आता है कि हमने पहली वैल्यू ऐसी लिखी, फिर इन दोनों का डिफरेंस रखा तो हमें मिल गया। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें निकालने आती है कि ये जो एफ है, एफ जेड है, इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल हमारा 40 है या 10 है, जो भी है, तो हमें एक्सपेक्टेड मिल गई। फिर ये जो फॉर्मूला है ये हमने लगाया। अब ये हम सिर्फ 9.6 तक लाएंगे, इससे नीचे छोटी वैल्यू के लिए हम करेंगे ही नहीं। तो हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई 93। ठीक है, और फिर हमने पिछले सवाल की तरह एच नॉट और एच वन लिखा, टेस्ट स्टैटिक लिखा, मतलब जो हमारी वैल्यू है कैलकुलेटेड। और टेबुलेटेड वैल्यू इस सवाल में भी वही सेम आई 3.84, क्योंकि साइज 3 था इधर भी। तो इधर भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बना हुआ है, मर्जी है बनाना चाहे कोई दिखाने के लिए। तो हमने लिख देना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी बड़ी है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट। और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना होता है, तो हिस्टोग्राम उसी तरह क्लास बाउंड्रीज जो है उन्हीं के जरिए, और जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ये साइड में फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी। और एंड में फिर हमने यहाँ सेंटर में पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर कमेंट कर देना ग्राफ पे कि ग्राफ जो है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो हमारी टोटल 2 लैब्स हो गई। मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, हम मीटिंग एंड करके दोबारा करते हैं।